दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीएल के लिए स्पेशल हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे। सभी क्वेश्चन का कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल पर विजिट करके आप पहले से अपलोडेड वीडियो को भी जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। दोस्तों हमारा वैसे ये पेड टेस्ट सीरीज़ है जिसका टेस्ट नंबर 60 है। ये आप भी इस तरह के टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथियों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो आपको ईजिली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखना। जब क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा आज का नंबर 1 क्वेश्चन है कि जो केबल्स होती है उनमें हम इंटरशीथ ग्रेडिंग क्यों प्रदान करते हैं। दोस्तों इंटरशीथ ग्रेडिंग का मतलब होता है कि केबल में हम जब देखते हैं, इंटरशीथ का मतलब समझते हैं, शीथ कवचिंग को बोलते हैं और इंटर मतलब उसके लेवल के लिए कवरिंग करने के लिए होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोर का इंटरनल हिस्सा होता है, केबल का पहला भाग जिसको हम कोर बोलते हैं, धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है, ये एल्युमिनियम या कॉपर का होता है। वहाँ से लेकर के ऊपर तक के पार्ट्स जैसे आते हैं, इंसुलेशन हो गया, मेटालिक कवच हो गया, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, फाइनली इंसुलेशन। तो इन सब लेवल पर पोटेंशियल जो है वो अलग अलग पाया जाता है। उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक समान करने के लिए इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। क्वेश्चन का आंसर हमारा सी रहेगा। यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रदान करने के लिए इंटरशीथ ग्रेडिंग दी जाती है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखना, नहीं किया जाता पूछा है ना। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है इनमें यूनिवर्सल मोटर का यूज नहीं किया जाता। सामान्यतः रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनमें हिस्टैरिसीस मोटर का यूज किया जाता है, क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर में नॉइसलेस ऑपरेशन होता है, किसी तरह का कोई शोर नहीं होता है। मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फ्री मानी जाती है। सबसे ज़्यादा हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिल मशीन और सिलाई मशीन, इन सब में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग हम कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर AC DC दोनों सप्लाई पर ऑपरेट हो सकती है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, इनकरेक्टली मैच है या मिस मैच यूँ कहें। मीटर के बारे में हमें दिया गया था या उनके मेजरमेंट्स के बारे में दिया। देखो पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए आता है, ये बिल्कुल सही प्रॉपर मैच है। टेकोमीटर मोटरों की गति नापने के काम आता है, ये भी अपना बिल्कुल सही हो गया। हाइग्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत हो गया दोस्तों। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता या नमी यानी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट लेने के लिए होता है, ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो होता है उसका नाम हाइड्रोमीटर है, हाइग्रो नहीं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी है, उम्मीद है सबका सही हुआ होगा। और फिलर गेज जो होता है वो एयर गैप नापने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी रहेगा। इनकरेक्टली मैच या मिस मैच जो हुआ वो हाइग्रोमीटर हो गया। इसकी जगह ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर होना चाहिए था, या फिर हाइग्रोमीटर की जगह हाइड्रोमीटर होता, तब ये भी करेक्टली मैच माना जाता। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सामूहिक रूप को स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। स्ट्रे लॉस जो होती है वो मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉस का कुल हिस्सा होता है, यानी लोहे हानि और यांत्रिक हानि, इन दोनों को जब जोड़ दें हम, रोटेशनल लॉस और चुंबकीय हानियाँ, इनका जब योग कर देते हैं ना तो उसको अपन स्ट्रे लॉस के रूप में जानते हैं। DC मशीन हो, AC मशीन हो, सब में होता है, मीटर्स में भी होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल, सिंगल फेज हो या 3 फेज सप्लाई, उनमें न्यूट्रल तार के लिंक कौन सा होता है। दोस्तों जब सप्लाई के बारे में बात करें तो न्यूट्रल हमेशा ब्लैक कलर का होता है। हालांकि केबल के थ्रू जब आ जाए तो अलग चीज़ होती है। जैसे 3 कोर की केबल है, वो भी फ्लेक्सिबल है, तो ऐसे में यदि न्यूट्रल की बात होती ना तो वहाँ पर न्यूट्रल ब्लू कलर का होता है। यदि रेसवे वायरिंग की बात की जाए तो वहाँ पर या तो ग्रे होता है या वाइट कलर का होता है। ये डिपेंड करता है वोल्टेज कितना है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्शन की ओर जाते समय। अभी हमारा आंसर ए रहेगा, ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल के लिए रंग माना जाता है।
अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रभाव इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में देखने को नहीं मिलेगा या उत्पन्न होने की संभावना कम होती है? वितरण में देखो सीधी सी बात है, इन सब का आपको उत्पन्न होने का रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो कोरोना है ना, ये 30 किलो वोल्ट से अबव जब लाइन में वोल्टेज होती है ना, तब इसके उत्पन्न होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वितरण लाइन जो होती है वो अप टू 11 किलो वोल्ट होती है, 11 किलो वोल्ट तक ही वितरण मानते हैं। उसके बाद की जितनी भी लाइन होती है वो ट्रांसमिशन लाइन की तरह ट्रीट की जाती है। जैसे 33 kV आता है तो वो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, ना कि वितरण वोल्टेज। तो 11 kV तक जो है तो कोरोना उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती। सी ऑप्शन की ओर जाना है। देखो स्किन इफेक्ट तो वितरण प्रसारण दोनों में होता है, ठीक है। फेरेंटी के लिए ये होता है कि लाइन अगर नो लोड की हो ना, तो रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में भी संभव हो सकता है, ट्रांसमिशन में भी हो सकता है। प्रोक्सिमिटी प्रभाव का मतलब होता है पास के चालक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे चालक को प्रभावित कर देता है, उसमें चलने वाली धारा को इफेक्ट डालता है, वो होता है प्रोक्सिमिटी यानी समीपता प्रभाव। तो कोरोना जो है ये वितरण में होने की संभावना नहीं होती है, ये ट्रांसमिशन में ही होगा क्योंकि ये वोल्टेज के अनुसार होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि को छोड़कर बाकी सभी मीटर का उपयोग हम डीसी सप्लाई पर कर सकते हैं। यानी एक मीटर ऐसा है जो डीसी पर नहीं हो सकता, तो नो डाउट इंडक्शन मीटर होगा। ये केवल एसी पर काम में आता है। हालांकि इंडक्शन मीटर वैसे उपयोग में सर्वाधिक लिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास एसी सप्लाई होती है। इंडक्शन का एम मीटर, इंडक्शन का वोल्ट मीटर, इंडक्शन का वाट मीटर, इंडक्शन का एनर्जी मीटर, ये 4 मीटर सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। पीएमएमसी केवल डीसी पर लगेगा, एमआई और डायनेमो मीटर दोनों एसी डीसी पर लग सकते हैं। अगला हमारा सवाल है कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर का कौन सा मान आरएमएस मान के बराबर होता है? सबसे पहले तो देखो आरएमएस मान कितना होता है, साइन वेव एसी का ही समझना है, ध्यान रखें 0.707 है ना। अब ये आता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज अंतर होता है उनका हम कोस में मान निकालते हैं। तो इनकी वैल्यू देख लो ना, कोस में किसकी वैल्यू कितनी होती है, सब जानते होंगे है ना। कोस 45 जो होता है उसकी वैल्यू 0.707 होती है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। वैसे देखो कोस 0 जो है इसका 1 होता है, कोस 90 का 0 होता है, कोस 60 का 0.5 होता है, ठीक है। तो कोस 45 जो है इसका 0.707 होता है, जो आरएमएस मान के बराबर है। अगला हमारा सवाल है, क्लास ए एम्पलीफायर की तुलना में जो बी प्रकार का एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी और डिस्टोर्शन। दोस्तों ये याद रखें, जिस एम्पलीफायर की जितनी अधिक दक्षता होती है उसमें डिस्टोर्शन यानी विरूपण डिस्टर्बेंसी उतनी ही अधिक होती है। तो ए की अपेक्षा बी की दक्षता भी अधिक होती है, डिस्टोर्शन भी अधिक होता है, विरूपण भी ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, दोनों हाई होते हैं। अगला हमारा सवाल है, 0 से 1 मिली एम्पियर वाला एक मिली एमीटर है और उसमें 100 डिवीज़न है। यानी 0 से लेकर 100 तक का मीटर था और उसको हमने क्या किया है, 100 से बराबर भागों में बांटा। ऐसे मान लीजिए ये 0 और ये 1 और मिली एम्पियर है, और ऐसे छोटे छोटे हमने 100 समान भागों में इसको बांट दिया। तो इसका रिजोल्यूशन कितना होगा? दोस्तों रिजोल्यूशन होता है एक डिवीज़न की माप, एक डिवीज़न की जो माप होती है ना वो, देखो 1 मिली एम्पियर के हमने 100 हिस्से कर दिए, 100 का भाग दे दो, वही उसका रिजोल्यूशन होता है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, 0.01 मिली एम्पियर जो है वो उसका डिवीज़न माना जाएगा। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस में कैपेसिटिव इफेक्ट नगण्य है? धारिता प्रभाव नहीं हो सकता। दोस्तों धारिता ट्रांसमिशन लाइन में लंबाई जो है धारिता जो है वो लाइन की लंबाई के साथ बढ़ती जाती है। लॉन्ग ट्रांसमिशन और मीडियम ट्रांसमिशन में तो पूरी तरह से होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन में नगण्य मानते हैं। सी ऑप्शन आएगा। इसलिए कहते हैं कि फेरेंटी प्रभाव जो है ना वो भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी बहुत कम देखने को मिलता है। अगला हमारा सवाल है, 1.1 वोल्ट और 0.2 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस वाले 5 सेल है और हमने उनको सीरीज में जोड़ा है। लोड प्रतिरोध के किस मान पर भार को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोड प्रतिरोध और सोर्स प्रतिबाधा जब बराबर होती है, अधिकतम शक्ति उस समय स्थानांतरित होती है। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना बनेगा? 5 सेल है, 0.2 ओम एक का है, कितना बना? 1 ओम। सीरीज में कुल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिटिव यानी जोड़ा जाता है,
तो 5 सेल जुड़े तो 1 ओम प्रतिरोध हो गया सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब 1 ओम जब बाहर का प्रतिरोध होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, 1 ओम उत्तर इसका रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग किस प्रकार की होती है। संरचना अगर देखें तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ना, वो पतले तार और अधिक टर्न की होती है, ठीक है। और रनिंग वाइंडिंग की यदि बात करें तो वो उसका अपोजिट होता है, मोटे तार की होती है और कम उसमें टर्न होते हैं। देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग में पतला तार और टर्न अधिक होने से लंबाई भी अधिक हो गई, तार पतला होने से रेजिस्टेंस अधिक हुआ, लंबाई अधिक होने से अधिक हुआ, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है। इसी तरह से रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होता है। जब रेजिस्टेंस लो होता है तो रिएक्टेंस हाई हो गया। बी ऑप्शन रहेगा, हाई रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का तो रेजिस्टेंस हाई होता है और रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस हाई होता है। दोस्तों याद रखें, दो अलग अलग चीज़ों का पूछा है ना तो आंसर हमेशा एक आता है, ये याद रखना। यदि यही क्वेश्चन स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता ना तो एक हाई एक लो होता, रनिंग का होता तो एक हाई एक लो होता, लेकिन दोनों अलग अलग वाइंडिंग का पूछा है इसलिए दोनों या तो हाई या लो आएंगे। अगला हमारा सवाल, HBC फ्यूज स्टार्टिंग सर्ज और ओवरलोड के बीच कर सकते हैं। देखो HBC का पूरा नाम होता है हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज। साथियों ये इस तरह के फ्यूज होते हैं, ये जब स्टार्टिंग में मोटर 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती है ना तो उस समय कभी नहीं उड़ते ये, लेकिन जब इनमें ओवरलोड के कारण या एक तरह से मान लीजिए कि अचानक बाद में शॉर्ट सर्किट के कारण करंट बढ़ती है ना तो उस समय ये फ्यूज उड़ जाते हैं। यानी एक तरह से मैं ये कहूँ कि इन फ्यूज़ की IQ या अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है कि ये उस चीज़ को डिफरेंस कर जाते हैं, आसानी से ये उस चीज़ में अंतर पता कर लेते हैं कि ये स्टार्टिंग के कारण सर्ज आया है या किसी फॉल्ट के कारण सर्ज आया है। जब स्टार्टिंग के कारण से अधिक धारा लेते हैं तब ये फ्यूज नहीं उड़ेगा, लेकिन बाद में किसी फॉल्ट की वजह से आएगा ना तो उस समय फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा। यानी ये इजीली डिफरेंस कर पाते हैं। अगला हमारा सवाल है, सीरीज में कुछ प्रतिरोध कांस्टेंट वोल्टेज के साथ हमने जोड़ दिए, लेकिन उनमें से एक प्रतिरोध शॉर्ट हो गया। बताइए अब बाकी प्रतिरोधकों में से धारा चलने वाली थी जो थी उसका क्या होगा। देखो शॉर्ट रेजिस्टेंस 0 हो गया ना, तो एक ही 0 हुआ है, बाकी तो नहीं हुए ना, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस एक तरह से कम हो गया। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4 रेजिस्टेंस 1-1 ओम के जुड़े हुए थे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम का। एक शॉर्ट हो गया उसमें से तो वो उसका प्रतिरोध 0 हो गया ना, अब कितने हो गए 3 ओम का। कुल प्रतिरोध घटा है ना, इसलिए कुल धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि परिपथ ओपन नहीं हुआ है इसलिए बाकी काम करेंगे, लेकिन उनमें से चलने वाली करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बैरियर पोटेंशियल और फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है। इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा, लेकिन फिर भी देना जरूरी था क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वहीं जर्मेनियम डायोड की यदि बात की जाए तो 0.3 वोल्ट फॉरबिडन में है बैरियर पोटेंशियल फॉरवर्ड में, और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान इसका माना जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मोटर के घूमने की दिशा के बारे में कौन सा गलत है। यानी हमने ऑप्शन दिए हैं कि इस मोटर की डायरेक्शन हम कैसे बदल सकते हैं, तो बताइए गलत किसका कर दिया। कैपेसिटर मोटरों की दिशा कैसे बदल सकते हैं, या तो रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की दिशा बदल कर, ठीक है। रिपल्सन मोटर बाय चेंजिंग द ब्रूस कनेक्शन, ये गलत हो गया। प्रतिकर्षण मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए किसी प्रकार के संयोजन परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ब्रूसों की पोजीशन को शिफ्ट करना होता है। यानी इसमें आता बाय चेंजिंग द ब्रूस पोजीशन या बाय शिफ्टिंग द ब्रूस पोजीशन, ब्रूसों के एक्सेस को परिवर्तित करके करते हैं हम। शेडेड पोल मोटर की हम चेंज कर ही नहीं सकते निर्माण के बाद, क्योंकि इसमें हमेशा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही होती है। और डीसी मोटर का बिल्कुल सही है, आर्मेचर या फील्ड के टर्मिनल बदल सकते हैं, ठीक है। तो गलत सुमेलित यानी मिसमैच कौन सा हो गया, रिपल्सन मोटर वाला हो गया, बी आएगा।
अगला हमारा सवाल है कि पावर फैक्टर 0.6 के साथ 100 वोल्ट सप्लाई से जुड़ी सिंगल फेज मशीन 10 किलोवाट पावर का कंजप्शन करवाती है, बताइए इसका केवीए रेटिंग कितना होगा। दोस्तों केवीए ज्ञात करना है, किलोवाट और पावर फैक्टर दोनों दे रखा है तो किलोवाट में पावर फैक्टर का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, किलोवाट दिया हुआ है 10, 0.6 दिया है पावर फैक्टर, 100 को 6 से डिवाइड करना साथियों, उत्तर आएगा 16.66 केवीए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 16.66 इसका आंसर आ जाएगा केवीए रेटिंग का। नेक्स्ट हमारा सवाल है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितना होता है। 90 डिग्री का होता है ना, ठीक है, तो π/2 आ जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि एक प्रतिरोधक और एक कैपेसिटर एसी सप्लाई के समांतर में संयोजित है, उस समय प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा सप्लाई धारा के साथ कैसी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आराम से इसको समझना। हम सब सोच रहे होंगे कि प्रतिरोध में चलने वाली धारा तो लैगिंग होती है, इन फेज होती है हमेशा, लेकिन नहीं, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि प्रतिरोध की धारा जो IR है उसका सप्लाई की करंट I के साथ क्या संबंध है। तो समांतर में जैसा कि हम सभी जानते हैं फेजर डायग्राम जो होता है मेन करंट के सापेक्ष ही बनता है, यानी वोल्टेज जो है वो तो सबका कॉमन है कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज है अपना, तो वोल्टेज तो VC VR सबका यही रहेगा, सप्लाई वोल्टेज भी यही, तो IR की वैल्यू हमेशा इन फेज होती है, यहाँ चलेगी ना। कैपेसिटर की धारा मान लीजिए कि यहाँ पर है कैपेसिटर की धारा, तो सप्लाई की करंट यहाँ मानी जाएगी ना, बीच में आएगी। तो सप्लाई वाली करंट से प्रतिरोध की धारा को देखें तो वो पीछे नज़र आ रही है कि नहीं, लैगिंग होती है साथियों। सप्लाई वोल्टेज के साथ कंपैरिजन होता ना तब इसका इनफेज आता, अभी तो लैगिंग आएगा। प्रतिरोध की धारा सप्लाई की करंट से लैगिंग होती है, ध्यान रखना, उससे तो पीछे ही होगी ना। अगला हमारा सवाल है कि शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में किलोवाट हमेशा कितना होगा। 0 ही होगा दोस्तों, ध्यान रखना। क्यों भाई, क्योंकि किलोवाट जो है वो VI cos फाई के बराबर होता है, और शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो 0 होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे परिपथों में फिर क्या होगा, KVA और KVAR ये बराबर होता है हमेशा। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा मान अन्य सभी से भिन्न होता है। फॉरवर्ड बायस में आदर्श डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, बंद स्विच का प्रतिरोध भी 0 होता है, ओपन सर्किट में धारा का मान भी 0 होता है, लेकिन एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। समझ गए ना। तो मान में भिन्न कौन सा हो गया, डी हो गया। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो अन्य से भिन्न है साथियों। अगला हमारा सवाल है, इलेक्ट्रोलाइट में प्लेटों का लेवल से 1 सेंटीमीटर यानी लगभग 10 mm हम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ऊपर रखते हैं लेड एसिड सेल में। इसके लिए हम बाद में डिस्टिल्ड वाटर यानी आशुद्ध जल मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को टॉप अप कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका सही होगा। अगला सवाल न्यूमेरिकल है, 4 पोल की इंडक्शन मोटर 1440 RPM पर चल रही है। चलनी कितने पर चाहिए थी भाई, 1500 RPM पर, कोई बात नहीं। इसकी रोटर EMF की फ्रीक्वेंसी बताइए। साथियों रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, S/F होता है, अंशीय स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी हमें स्लिप चाहिए ना। देखो 1500 RPM पर मोटर चल रही है, 1440 पर उसको चलना चाहिए था। जब सिंक्रोनस NS-NR/NS × 100 फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आप स्लिप निकालेंगे तो स्लिप आएगी 4%। तो 4/100 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। रोटर EMF की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2 हर्ट्ज। सबका सही हुआ होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और सब जगह पढ़ते भी होंगे आप इस तरह के क्वेश्चन। अगला सवाल है, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है, 500 मिली एम्पियर की धारा पर वो पूर्ण विक्षेप देता है, हमें 1 एम्पियर धारा नापनी है। 1 एम्पियर का मतलब कितना हो गया साथियों, 1 एम्पियर का मतलब हो गया सेम वही आपका 500 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर हो गया ना। यानी 500 मिली एम्पियर अब नाप रहे हैं और 500 मिली एम्पियर ही हमें इससे और मेजरमेंट लेना है। सीधी सी बात है, 5 ओम का ही प्रतिरोध और लगेगा, लेकिन आप इसको पूरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या होता है, RSH बराबर क्या होता है, RM/n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए मीटर का प्रतिरोध 5 ओम है, N जो आएगा वो आएगा I/IM से। ये होता है
कि धारा का वह मान जो अब मापन करना है 1000 मिली एम्पियर, धारा का वह मान जो पहले मापन कर रहे थे 500 मिली एम्पियर, ये कितना आया 2, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आया 1, 5/1 करोगे तो कितना आएगा 5 ओम। यानी 5 ओम का शंट लगाओगे तो ये मीटर 1 एम्पियर तक धारा मापन करना शुरू कर देगा। अभी 0.5 एम्पियर का मापन कर रहा है। बस साथियों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।